हेलो हेलो। आप सभी को ब्रजेश कुमार का एक बहुत प्यारा सा नमस्कार। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मेनली टाइप ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि फोर्स क्या होता है। थोड़ा सा बेसिक फोर्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टाइप ऑफ फोर्स पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स जो होता है कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, क्या कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। बॉडी के स्टेट में जो कुछ भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? फोर्स की वजह से होगा। यानी बॉडी के स्टेट में अगर हम चेंज करना चाहें तो हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिना फोर्स के हम बॉडी के स्टेट में चेंज नहीं कर सकते। ये बॉडी का स्टेट क्या हो सकता है? ये बॉडी का स्टेट हो सकता है, सपोज कीजिए बॉडी अगर रेस्ट में है। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसको अगर मोशन में लाना हो तो हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर बॉडी रेस्ट में है उससे हमें मोशन में लाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी क्या है? मोशन में है। ठीक है, बॉडी मोशन में है तो इसे अगर रेस्ट पे लाना है तो भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर रेस्ट में है बॉडी और उसको मोशन में लाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर बॉडी मोशन में है, रेस्ट में लाना है तो भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। या अगर कोई बॉडी मोशन में है और उसका स्पीड बढ़ाना है, स्पीड को क्या करना है? इंक्रीज करना है, तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फोर्स की जरूरत पड़ेगी। या फिर स्पीड को घटाना है, डिक्रीज करना है, तो भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। या फिर मोशन का क्या करना है? डायरेक्शन चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करना है तो भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी जब किसी बॉडी के स्टेट में अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो स्टेट क्या होगा बॉडी का? रेस्ट से अगर हमें मोशन में जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। मोशन में अगर कोई बॉडी है तो अगर उसको रेस्ट में ले जाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। मोशन में अगर स्पीड बढ़ाना है तो भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। मोशन में स्पीड घटाना है तो भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। और या डायरेक्शन चेंज करना है तो भी फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया कि फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी। किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज करने का जो फैक्टर है, उसका जो कारण है वो क्या है? फोर्स है। ठीक है, इतनी बेसिक बातें हम फोर्स में पढ़ लिए। फिर हम आगे थोड़ा चलते हैं टाइप ऑफ फोर्स में। ठीक है, बाकी आप लोग इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में आप लोग फोर्स के बारे में डिटेल्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो मेनली जो मेरा जो मेन एजेंडा है वो है टाइप ऑफ फोर्स में। ठीक है, तो इसको अध्ययन करते हैं। टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्स में भी जो मेरा मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा किस पे? कॉन्टैक्ट फोर्स पे। कॉन्टैक्ट फोर्स और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो टाइप ऑफ फोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें मेन एजेंडा इस पे रहेगा, मेन मुद्दा इसका है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगता है? एक्ट्स व्हेन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट। जब दो या दो से अधिक बॉडी कॉन्टैक्ट में होता है तब जाके कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। ठीक है, और ये एक्ट्स इवन बॉडी
इज इन बॉडी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि बॉडी जब कॉन्टैक्ट में नहीं भी होता है तब जाके भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है जब बॉडी दो या दो से अधिक बॉडी जब कॉन्टैक्ट में होता है तब जाके कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है दो मास के बीच में लगता है। अगर दो मास m1 है यहाँ पे है और m2 इधर है, ठीक है, अगर दोनों बॉडी में दोनों m1 और मास और m2 मास में कोई कांटेक्ट नहीं है तब भी जाके m2 इसको इधर अट्रैक्ट करता है और m1 m2 को इधर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे m1 और m2 दोनों कांटेक्ट में नहीं है तब भी m1 इस पे फोर्स लगाया अपनी तरफ खींचा F1 से और m2 जो है m1 को अपनी तरफ F2 से खींचा। ठीक है, यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है तब भी क्या है फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, दो चार्ज अगर Q1 है और एक Q2 है तो भी क्या होता है एक दूसरे को, अगर दोनों मान लीजिए प्लस है और एक माइनस है तो दोनों क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दो चार्ज के बीच में लगता है, अगर दो चार्ज अपोजिट है अलग अलग है तो अट्रैक्शन होता है, अगर दो चार्ज सेम होता है तो क्या रिपल्सन होता है। ठीक है, इस सबको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, आगे चैप्टर इसका ग्रेविटेशनल फोर्स का अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक अलग चैप्टर है, मैग्नेटिक फोर्स का एक अलग चैप्टर है। ठीक है, फिलहाल हल्का सा ब्रीफ ले लीजिए। क्या भी दो चार्ज कॉन्टैक्ट में नहीं होता तब भी उस पर क्या होता है आकर्षण, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स भी मान लीजिए दो मैग्नेट है, अगर दो मैग्नेट है, ठीक है, तो इसके बीच भी क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है। दो मैग्नेट है मान लीजिए उसका और इसके बीच भी क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, ये सब क्या हुआ बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तब भी जाके क्या हो रहा है फोर्स लग रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब हम लोग आते हैं कांटेक्ट फोर्स पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स पे आप बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में पहला जो हम लोग बात करते हैं वो है नॉर्मल का। पहला जो फोर्स क्या है नॉर्मल है, तो नॉर्मल भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो तभी लगेगा जब ये कॉन्टैक्ट में होगा एक्स व्हेन बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स है तो कॉन्टैक्ट होगा तभी लगेगा। ये क्या होता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, यानी जहां पे कॉन्टैक्ट रहता है कॉन्टैक्ट होता है कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स होता है कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, और ऑलवेज इन पेयर, हमेशा क्या होता है पेयर में लगता है। जब भी लगेगा एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में ये लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए कोई ग्राउंड है, ग्राउंड पे कोई ब्लॉक हम रख दिए,
एम मास का, एम मास का करके कोई ब्लॉक रख दो। तो देखिए ये कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ पे क्या हो, ब्लॉक का कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लॉक का कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट हो रहा है तो ये जो सरफेस है, सरफेस ये ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा एन बी, बी पर ब्लॉक लिख देते हैं। तो सरफेस क्या होता है, पहले तो ये परपेंडिकुलर है, सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। लिखा भी परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जो कॉन्टैक्ट सरफेस ये है इसके क्या है, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो ब्लॉक पे क्या लगेगा, इस सरफेस लगेगा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और ये ब्लॉक भी क्या लगेगा, इस पे सरफेस पे लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। हमेशा ये पेयर में है, एक ब्लॉक पे लग रहा है, एक सरफेस पे लग रहा है, ठीक है। हमेशा पेयर में लगता है, और क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। फिर एग्जांपल देख लीजिए दूसरा, सपोज कि कोई इंक्लाइन है इस तरह से, कोई एम मास का ब्लॉक इस तरह रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा, इसके परपेंडिकुलर सरफेस ब्लॉक पे लगेगा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ब्लॉक पे लगेगा फोर्स, और ये ब्लॉक में क्या लगेगा, नीचे की ओर सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। इस तरह से लगता है। मान लीजिए फिर कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई ये सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पे यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर ब्लॉक पे फोर्स लगेगा एन बी, ठीक है। और ये ब्लॉक भी इसी कॉन्टैक्ट फोर्स के परपेंडिकुलर सरफेस पे लगेगा एन एस, ठीक है। तो नॉर्मल जो रिएक्शन होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हमेशा जब बॉडी कॉन्टैक्ट में होता है तो वहाँ पे फोर्स लगता है, और हमेशा सरफेस क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है, और ऑलवेज हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, जो कि हम इस एग्जांपल थ्रू आपको समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है टेंशन। उसका सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो है टेंशन। तो टेंशन कब लगता है, एक्ट्स with string is stretched। जब स्ट्रिंग को खींचा जाता है तब तो जाके टेंशन फोर्स लगता है। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये भी रिलैक्स है, ये भी क्या है, रिलैक्स स्टेज में है, ये भी क्या है, रिलैक्स स्टेज में है, तब जाके इस पे टेंशन क्या होगा, अभी जीरो, टेंशन इस पे क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि जब इसी टेंशन को खींच देंगे, तान देंगे, खींच देंगे फोर्स लगा के, मान लीजिए फोर्स लगा के जाके इसको खींच दिए, तब जाके क्या हुआ, स्ट्रेच्ड हो गया, यहाँ पे टेंशन जीरो नहीं होगा, कुछ टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग को खींचते हैं तब जाके टेंशन वहां पे लगता है, ठीक है। अगर नॉर्मल रिलैक्स स्टेज में है स्ट्रिंग तो टेंशन जीरो होगा, जब उसको खींचेंगे तो टेंशन कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। टेंशन जो होता है अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये जो लगता है इसका डायरेक्शन क्या होता है, तभी फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर की डायरेक्शन में फोर्स लगता है टेंशन। कैसे देख लीजिए एग्जांपल से, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, इस पे कोई ब्लॉक एम मास का लटका हुआ, ठीक है। इसमें जो टेंशन होगा एम मास का लटका हुआ है, तो obvious बात ये इसको खींचेगा, एम मास एम पे जो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो खींचेगा नीचे, स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट हो जाएगा, उसमें स्टिफनेस आ जाएगा। इस पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट से अभी मतलब क्या ऊपर की ओर तरह से टेंशन इस पे लगेगा, ठीक है। फिर सपोज कर लीजिए इधर ब्लॉक है, सपोज कर लीजिए दो मास है एम और
M1 M2 कर देते इसको फोर्स F से खींचे तो देखिए यहाँ पे टेंशन क्या लगी इस पॉइंट पे अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे फ्रॉम मतलब इधर टेंशन लगेगा, यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट पॉइंट, इधर टेंशन यहाँ पे यहाँ लगेगा। ठीक है, तो टेंशन जो होता है हमेशा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट से दूर की डायरेक्शन में लगता है और कब लगता है जब स्ट्रिंग स्ट्रेच रहता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए, टेंशन इफ स्ट्रिंग इज मासलेस, अगर स्ट्रिंग मासलेस होता है तो टेंशन जो होता है हर पॉइंट का क्या होता है सेम होता है, स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट का क्या होता है सेम होता है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, सपोज करिए इधर ब्लॉक M1 लटका हुआ है, इधर ब्लॉक M2 लटका हुआ है और यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग ये मॉसलेस है। तो मॉसलेस, जब ये स्ट्रिंग मॉसलेस होगा तो हर पॉइंट का, स्ट्रिंग में जितना भी पॉइंट है हर पॉइंट का क्या होगा टेंशन सेम होगा। तो पहले तो ये देख लीजिए यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा कॉन्टैक्ट पॉइंट का अवे फ्रॉम, इधर टेंशन ऊपर की ओर T लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा इसका भी अवे फ्रॉम, इधर भी T लगेगा। ठीक है, और हर पॉइंट यहाँ भी टेंशन क्या होगा T होगा, यहाँ भी टेंशन क्या होगा T होगा, यहाँ भी टेंशन क्या होगा T होगा, क्योंकि ये क्या है मॉसलेस है। ठीक है, इसलिए हर जगह का टेंशन क्या होगा, इसको दोनों का M ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हर जगह का टेंशन क्या होगा सेम होगा क्योंकि ये मॉसलेस है और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट की क्या होता है अवे लगता है। मान लीजिए इस पॉइंट पे टेंशन लगेगा, इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब इधर टेंशन, इधर मान लीजिए T2 कुछ समथिंग लगेगा। ठीक है, तो टेंशन क्या होता है जब स्ट्रिंग स्ट्रेच रहता है तो टेंशन लगता है, टेंशन अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट लगता है और स्ट्रिंग अगर मॉसलेस है तो हर पॉइंट का टेंशन क्या होगा सेम होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अगला कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स जो होता है स्प्रिंग में लगता है। सपोज करिए कि ये स्प्रिंग है, ये भी नेचुरल लेंथ में है, ये क्या अभी नेचुरल लेंथ में। जब नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग होता है तो इसमें फोर्स क्या लगता है जीरो लगता है। अब ये स्प्रिंग फोर्स नहीं लगता है। जिस तरह स्ट्रिंग जब नेचुरल लेंथ में था तो उस पर टेंशन नहीं लगता था, उसी तरह इसमें भी जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होता है तो टेंशन नहीं लगता है। लेकिन जब हम इसको स्ट्रेच कर देते हैं, जब इसको इलोंगेट कर देते हैं या कंप्रेस कर देते हैं, इसको मान लीजिए इलोंगेट कर दिया, मान लीजिए इसको एक्स से हम क्या कर दिए इलोंगेट कर दिए, खींच दिए। जैसे हम खींचेंगे इस पे क्या होगा एक फोर्स लगेगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। जिस डायरेक्शन में इलोंगेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स जनरेट होता है। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो इस पे फोर्स लगेगा, ये फोर्स क्या होगा F जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होगा। जितना इलोंगेशन होगा अधिक होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स जो था इलोंगेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो F इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स। ये क्या होता है स्प्रिंग फोर्स होता है। ये क्या हुआ स्प्रिंग फोर्स हुआ। ठीक है, तो इलोंगेशन हुआ, ये एक्स क्या है यहाँ पे इलोंगेशन हुआ, इलोंगेशन
या कंप्रेशन। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे देख लीजिए, इसको अगर कंप्रेस भी करते हैं, मान लीजिए नेचुरल लेंथ ये था, इसको हम एक्स से कंप्रेस भी करते हैं, तो इसको दबा दिए, एक्स से कंप्रेस किए तो भी जाके फोर्स क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस के एक्स। यहाँ पे एक्स क्या है, एलोंगेशन या कंप्रेशन। ठीक है, तो जब ये मैं स्प्रिंग को स्ट्रेच करते इस तरह से तो भी फोर्स लगेगा, या कंप्रेस करेंगे तो भी फोर्स लगेगा, और फोर्स हमेशा जो होगा वो एलोंगेशन या कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए और एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद अगला जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन। अगला जो फोर्स है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन देखते हैं, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये क्या करता है, ये अपोजिट रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे ब्लॉक रखा हुआ है, अगर मान लीजिए v स्पीड से चलेगा तो ये आगे अगर चलना चाहेगा, आगे मान लीजिए आप फोर्स से चल रहा है, आगे चलना चाहेगा तो ये सरफेस जो ये सरफेस इसमें फ्रिक्शन क्या लगेगा, पीछे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा। ठीक है, ताकि ये उसको चलने से रोके। तो ये रिलेटिव मोशन जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तब जाकर वो फोर्स फ्रिक्शन लगता है। तो जिधर चलने की टेंडेंसी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए इस तरह से कोई इंक्लाइन है, ठीक है, इसकी चलने की टेंडेंसी क्या होगी, नीचे की ओर। अभी ये नीचे की ओर चलने की टेंडेंसी होगी, इस पे जो फोर्स लगेगा वो उसके अपोजिट इधर फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो जिधर चलने की टेंडेंसी होती है या जिधर चलती है ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। यह हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, इस तरह से फ्रिक्शन का ये बेसिक जानकारी है। इसका एक अलग अलग चैप्टर ही आता है जिसका हम लोग आगे करेंगे, बट एक थोड़ा सा मोटी जानकारी ये हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है इक्विलिब्रियम। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मेन टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, इक्विलिब्रियम। इसको हम ट्रांसलेट, यहाँ पे हम लोग मेनली जो पढ़ने वाले हैं वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होता है, एक सिंपल सा कंडीशन होता है कि एफ नेट फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल पे सिस्टम पे, वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स अगर जीरो है किसी भी पार्टिकल पर किसी भी सिस्टम पर, तो हम वो बोलेंगे क्या, वो सिस्टम या वो पार्टिकल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे सपोज कर लीजिए कोई इधर ब्लॉक है, इधर फोर्स मान लीजिए एफ भी लग रहा है और इधर भी फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। तो दोनों तरफ क्या लग रहा है, इधर से भी आपसे खींच रहे हैं और इधर भी आपसे खींच रहे हैं। यहाँ पे एफ नेट क्या है, एफ नेट है एफ माइनस एफ इक्वल टू जीरो। फोर्स क्या है, जीरो है, एफ नेट जीरो है, तो हम कह सकते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये एम मास का जो ब्लॉक है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, फिर सपोज कर लीजिए
मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे रखा हुआ है और ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं करेगा, मान लीजिए इस पे म्यू कुछ फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो ये इसकी चलने की टेंडेंसी नीचे की ओर होगी, मान लीजिए नीचे कुछ mg sin थीटा फोर्स लगता है और इधर हम फोर्स F लगा दिया, म्यू छोड़ दे, सॉरी म्यू हटा देते हैं, इधर फोर्स हम F लगा दिए, फोर्स हम F लगा दिए और ये रेस्ट पे मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जितना ये नीचे से, जितना ये नीचे खींच रहा है mg sin थीटा उतना ही ऊपर F इसको खींच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि F जो है mg sin थीटा क्या है, इक्विलिब्रियम बराबर है, ठीक है। F जो mg sin थीटा क्या है, बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जितना नीचे खींच रहे हैं उतना ही ऊपर खींच रहा है, दोनों बराबर है, तो m मस क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो जब कभी भी किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो अगर बॉडी पहले रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या उसके पास कुछ वेलोसिटी है बॉडी के पास, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इस पे कुछ सवाल कर लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, कोई इंक्लाइन प्लेन पे m इधर m मास है, एक स्ट्रिंग से है कनेक्टेड है, इधर 4 kg, और सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है, ठीक है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसका पहले 3 बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर फोर्स कितना लगेगा, 40 न्यूटन का लगेगा, mg लगेगा, mg क्या होगा, 40 न्यूटन होगा, ठीक है। और यहाँ पे टेंशन क्या लगेगा, ऊपर की ओर t लगेगा, इधर देखिए, इधर टेंशन क्या लगेगा, टी लगेगा, और इधर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी mg sin थीटा लगता है, ठीक है, mg sin थीटा लगता है। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम होगा, ये भी इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ से इक्विलिब्रियम होगा क्या, जितना ऊपर इसको खींच रहा है उतना नीचे खींच रहा है, दोनों बराबर होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं इससे टी इक्वल टू क्या होगा, 40 न्यूटन हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन हो जाएगा। और इधर देखिए, इधर टी बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए टी बराबर हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। टी का मान रख देते, टी का मान क्या, 40 इक्वल टू m, जी का मान 10 और sin 30 डिग्री, 40 इक्वल टू m गुना 10 sin 30 का मान 1/2, 4 हो गया, 2 इधर जाएगा तो m बराबर क्या होगा, 8 kg,
तो m बराबर क्या हो जाएगा 8 के। ठीक है, इस तरह के सम निकाल सकते हैं। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में करें तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 तो सब पे 0 कर देंगे। 0 करने के लिए मतलब क्या, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो दोनों बराबर होना चाहिए। ऊपर टी लगा, नीचे 40 न्यूटन लगा है, इक्विलिब्रियम में तो दोनों बराबर होना चाहिए। टी इक्वल टू क्या 40 न्यूटन हो गया, इधर ऊपर टी लगा, नीचे mg sin थीटा लगा, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तो टी इक्वल टू mg sin थीटा को इक्वल कर दिया, m बराबर क्या आ गया 8 kg। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग सॉल्व करिए। डिग्री है, ये 60 डिग्री है। M1 M2 है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन M1 एंड M2। ये क्वेश्चन जरा आप लोग ट्राई करिए। ये कुछ ट्रायंगल टाइप का इंक्लाइंड प्लेन है, इधर M1 है, स्ट्रिंग से लटका हुआ, इधर M2 है, और ये क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम है। इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो आपको M1 और M2 में रिलेशन पता करना। थोड़ा ट्राई करिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग ट्राई करते हैं। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस पे फोर्स कितना लगेगा, नीचे पे लगेगा m2g sin थीटा लगेगा, sin थीटा का 60 डिग्री लगेगा। ठीक है, और इस पे फोर्स नीचे की ओर लगेगा m1 sin m1g sin थीटा यानी 30 डिग्री। ठीक है, इधर फोर्स लगेगा m2g sin 60 डिग्री, इधर लगेगा m1g sin 30 डिग्री, और इधर टेंशन क्या लगेगा t लगेगा, और इधर भी टेंशन क्या लगेगा t लगेगा। ठीक है, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो दोनों फोर्स क्या इक्वल होगा, यहाँ पे होगा t इक्वल टू हो जाएगा m2g sin 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा, इस पे t इक्वल टू हो जाएगा m1g sin 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको पहले आगे सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा m2g, सॉरी एक मिनट, इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं 1 और 2, इसको 1/2 डिवाइड कर देते हैं, टी खत्म हो जाएगा, जी खत्म हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू बचेगा m2/m1 इंटू इधर बचेगा sin 60 बटा sin 30 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर m2/m1 sin 60 का √3/2 हो जाएगा, और sin 30 क्या हो जाएगा 1/2, 2 खत्म हो गया, यहाँ से हो जाएगा √3 को इधर भेज देंगे, यहाँ से हो जाएगा 1 इक्वल टू m2/m1 इंटू √3। यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा, m1 बराबर आ जाएगा m1 बराबर √3 m2। m1 बराबर क्या आ जाएगा √3 m2। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
इफ सिस्टम इज इक्विलिब्रियम देन फाइंड थीटा। क्या है सिस्टम देख लीजिए। ठीक है, ये सिस्टम इस तरह से है। ठीक है, एक स्ट्रिंग से ब्लॉक लटका हुआ है, ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है √3 mg। ब्लॉक का ये मास है m है, ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है √3 mg। तो आपको इस स्टेट में क्या रेस्ट पे है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है ये, तो थीटा निकालना है। तो थोड़ा सा फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ध्यान से, इस पे फोर्स लगेगा क्या mg। ठीक है, इधर क्या लगेगा टेंशन लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये रेस्ट इक्विलिब्रियम है, इस टेंशन का कंपोनेंट ले लेते हैं। इधर टेंशन का ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, तो ये थीटा, इधर लगेगा t cos थीटा, और इधर हो जाएगा ये t sin थीटा। ठीक है, तो ये बैलेंस है, एक्स में भी बैलेंस होगा, वाई में भी बैलेंस होगा, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो इससे बैलेंस हो जाएगा और ये इससे बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, t cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा mg, और यहाँ से हो जाएगा t sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा f इंटू √3 mg। ठीक है, इसको सीधा करके लिख देते हैं, t sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा √3 mg, ये t sin थीटा √3 mg, और ये हो जाएगा t cos थीटा बराबर हो जाएगा mg। ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए, दोनों को क्या करें, डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या दें, इधर क्या बचेगा, टी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू, इधर से mg कर जरूर 3 बचेगा, mg का जरूर 3 बचेगा, यहाँ से आपका आ गया टेन थीटा इक्वल टू √3, और यहाँ से थीटा आपका आ गया कितना 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज कि इसमें टेंशन भी अगर फाइंड आउट करना तब क्या करते हैं, फाइंड ऑल्सो टेंशन, टेंशन भी अगर पता करना था तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए, टेंशन पता करना है, इस इक्वेशन में देखिए, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर अगर करेंगे क्या होगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 m² जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं, टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा m² जी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर हो जाएगा 3 m² जी स्क्वायर प्लस m² जी स्क्वायर। यहाँ से आ गया टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 हो जाता, तो 1 इक्वल टू इधर क्या 4 m² जी स्क्वायर। यहाँ से टेंशन इक्वल टू आ जाएगा √4 m² जी स्क्वायर, यहाँ से 2 mg। टेंशन का वैल्यू क्या आ जाता, t इक्वल टू 2 mg। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर देते हैं, उसके बाद क्लास को हम लोग एंड करेंगे। If system is in equilibrium, then find theta.
ठीक है, ये क्वेश्चन। इधर एम मस लटका हुआ, इधर भी एम मस लटका हुआ है, इधर √2m मस लटका हुआ है और ये थीटा है, ये थीटा फाइंड करना। और ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। चलिए ट्राई करते हैं। तो इधर ध्यान दीजिए, इधर क्या लगेगा, इधर mg लगेगा, इधर भी mg लगेगा, यहाँ टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T और इधर टेंशन T। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है तो T इक्वल टू क्या होगा, mg हो जाएगा। ये तो बात स्पष्ट पता चलती है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लगेगा, √2mg लगेगा। ठीक है, और ये ध्यान दीजिए, इसका कंपोनेंट अगर इधर तोड़ेंगे, इधर ऊपर की ओर, इस टी का कंपोनेंट ऊपर तोड़ेंगे क्या होगा, टी कॉस थीटा, और इस टी का भी कंपोनेंट तोड़ेंगे क्या होगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। ये दोनों टी कॉस थीटा मिलकर √2mg को बैलेंस करता होगा, तभी तो ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। तो टी क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा 2t कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2mg। ठीक है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, 2 टी का मान रख दीजिए, टी का मान mg कॉस थीटा इक्वल टू √2mg हो जाएगा। यहाँ से mg खत्म, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/2। इसको लिख सकते हैं √2/√2 इंटू √2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 1/√2 आ गया, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हर जगह फोर्स को इक्वल करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।